हेलो दोस्तों। आज की रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रुकैया है। पापा के अचानक गुजर जाने के बाद हमारे घर की माली हालत बहुत खराब हो गई थी। हमारा परिवार अर्श से फर्श पर आ गिरा था। उनकी मौत के बाद हमें पता चला कि पापा ने बिजनेस के लिए बैंक से बहुत सारा लोन उठा रखा था। उस लोन को चुकाने के लिए हमें अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई और अब सिर्फ हमारे पास वही घर बचा था जिसमें हम सब लोग रहते थे। पापा के जाने के बाद हमारे खाने के भी लाले पड़ गए थे। हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। मेरी 12वीं की परीक्षा भी सिर पर थी, इसलिए मैं भी घर वालों की मदद नहीं कर पा रही थी। पैसे की तंगी से छुटकारा पाने के लिए अम्मी ने सोचा कि क्यों ना ऊपर वाले फ्लोर को किराए पर दे दिया जाए। किराया आएगा तो कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। पापा के समय में हमारे पास सब हुआ करता था और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम एक एक पैसे के मोहताज हो गए हैं। हम किराएदार की तलाश कर रहे थे और जल्दी ही हमें किराएदार मिल भी गया। वह किराएदार एक जवान, खूबसूरत और हट्टा कट्टा मर्द था। उनका नाम रेहान था और वह मेरे ही कॉलेज में एक नए नए टीचर लगे थे। उन्हें कॉलेज से पता चल गया था कि रुकैया के घर वालों को एक किराएदार की जरूरत है। उन्हें घर आते ही हमारे हालातों के बारे में पता चल गया था। एक दिन उन्होंने मेरी अम्मी से कहा, रुकैया की बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ रही है और जहां तक मैंने देखा है वह किसी के पास ट्यूशन भी पढ़ने नहीं जाती है। फिर उसकी तैयारी कैसे हो पाएगी? अम्मी ने कहा, रेहान बेटा, तुम तो देख ही रहे हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। रेहान बोले, आप उस बात की फिक्र मत कीजिए। आप रुकैया को मेरे पास भेज दिया कीजिए। मैं उसको ट्यूशन पढ़ा दूंगा और ट्यूशन फीस भी नहीं लूंगा। रेहान की यह बात सुनकर मेरी अम्मी को तो जैसे तिनके का सहारा मिल गया था। अम्मी ने कहा, शुक्रिया बेटा, मैं आज से ही रुकैया को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए भेज दूंगी। मैं उसी शाम से उनके पास पढ़ने के लिए जाने लगी। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा। वह मुझे बहुत मन से पढ़ा रहे थे। पर 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से बाहर था। मैं कॉलेज से वापस आते ही उनके पास पढ़ने के लिए चली जाती थी, लेकिन मैं जैसे ही अपनी किताब खोलती थी, किताब में से एक खुशबू आती थी जिसे सूंघकर मैं बेहोश हो जाती थी। जब मुझे होश आता था तो मेरे कपड़े इधर उधर होते थे और मुझे दर्द हो रहा होता थी। इस सब के बाद वह मुझे एक ग्लास जूस देते थे जिसे पीकर मैं ठीक हो जाती थी। वह मुझसे कहते थे कि रुकैया, अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो। तुम बहुत कमजोर हो गई हो, इसीलिए शायद तुम्हें चक्कर आ जाते हैं और तुम बेहोश हो जाती हो। और हाँ, यह बात अपनी अम्मी से मत कहना, नहीं तो वह बेवजह परेशान हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारी अम्मी अभी बहुत मुसीबतों से गुजर रही हैं। तुम उनकी परेशानी और मत बढ़ाना। मैं तुम्हें रोज एक गिलास जूस बनाकर दे दिया करूंगा, जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और तुम्हारी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। काफी दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। मैं रोज उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी और किताब खोलते ही बेहोश हो जाती थी। जब मुझे होश आता था तो मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा होता था। अब मैं भी सबसे तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन मैंने वहां रखी किताब खोली ही नहीं और बेहोश होने का नाटक करने लगी। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उसे सोचकर मेरी रूह आज भी कांप जाती है। उस वक्त मैं 16 साल की थी और 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। हम बहुत अमीर परिवार से थे। मेरे परिवार में मेरी अम्मी पापा और एक छोटा भाई था। हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर कहते हैं ना कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। हमारी जिंदगी में भी बुरा वक्त आया और उस बुरे वक्त ने हमारे पापा को हमसे छीन लिया। उनके जाने के बाद उनके पार्टनर ने धोखे से उनका सारा बिजनेस हड़प लिया और सारा बैंक लोन जो पापा के नाम से था वह भी नहीं चुकाया। समय से लोन ना चुका पाने की वजह से बैंक वाले अब मेरी अम्मी को परेशान करने लगे थे। मेरी अम्मी जिससे भी मदद मांगने जाती थी, वह उनका फायदा उठाने की से ही कोशिश करता था। यहां तक कि हमारे मामा मामी और चाचा चाची ने भी हमारी मदद करने से मना कर दिया था। बड़ी अम्मी ने तो हमारा फोन उठाना भी बंद कर दिया था और ना ही बड़े पापा को उठाने देती थी। यह सब वही लोग थे जो हमेशा मेरे पापा से मदद मांगने आते थे और मेरे पापा दिल खोलकर इन लोगों की मदद करते थे। पर हमारे मुश्किल वक्त में किसी ने हमारी मदद नहीं की। मेरे एक चाचा जी थे। उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से शादी नहीं हो पाई थी। जब मेरी अम्मी उनसे मदद मांगने गई तो उन्होंने प्रस्ताव रखा,
अगर वह उनके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता रखेगी तो वह पापा का सारा कर्जा चुका देंगे और उनके बच्चों का भी ख्याल रखेंगे। मेरी अम्मी को उनकी बातों से इतनी घिन आई कि वह फिर किसी के पास मदद के लिए नहीं गई। अम्मी ने पापा के ऑफिस के अलावा सब कुछ बेच दिया और सारा कर्जा चुका दिया और बचे हुए पैसों से एक छोटा सा घर खरीद लिया। अब हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक टाइम के खाने के बाद हमें यह भी पता नहीं होता था कि दोबारा खाना मिलेगा भी या नहीं। मेरा छोटा भाई बहुत छोटा था। जब वह दूध के लिए रोता था तो मेरी अम्मी उसे पानी में चावल का आटा घोलकर पिला देती थी। हमारे बहुत ही बुरे दिन आ गए थे। जब अम्मी को लगा कि ऐसे गुजारा नहीं हो पाएगा तो उन्होंने कोई काम धंधा करके सोची। बहुत हाथ पैर मारने के बाद उनको एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई थी, पर उनकी सैलरी इतनी नहीं थी कि हमारे सारे खर्चे निकल सके। अम्मी जैसे तैसे मेरे स्कूल की फीस तो भर देती थी, पर ट्यूशन की फीस ना भर पाने की वजह से ट्यूशन टीचर ने मुझे क्लास में आने से रोक दिया था। एक दिन मेरी एक पड़ोसन ने मेरी अम्मी को सलाह दी कि क्यों ना आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर उठा दो, इससे आपको 4 पैसे भी मिल जाएंगे। मेरी अम्मी को उनकी यह बात अच्छी लगी और उन्हें घर के बाहर किराए का बोर्ड टांग दिया। उसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे एक सीनियर आमिर से हुई। क्योंकि मेरा ट्यूशन जाना बंद हो गया था तो मेरी मैम ने ही कहा था कि जब तक तुम दोबारा ट्यूशन शुरू नहीं करती तब तक आमिर से ही प्रॉब्लम पूछ लिया करो। ऐसे ही हमारी बात शुरू हुई थी और फिर हम अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद हमारी क्लास टीचर अर्चना मैम अपनी मैटरनिटी लीव पर चली गई और उनकी जगह पर एक नए क्लास टीचर आए। उनका नाम रेहान था। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तो मुझे उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा था। वह इतने खुश मिजाज थे कि कोई भी उन पर आसानी से भरोसा कर सकता था। एक बार उन्होंने हमारी क्लास में कहा था कि वह इस शहर में नए आए हैं और उन्हें घर ढूंढने में बहुत ही परेशानी हो रही है। उनकी यह बात सुनकर मुझे याद आया कि हमारे घर में भी एक किराएदार की जरूरत है। क्यों ना मैं अपने टीचर को ही अपने घर का किराएदार बना लूं। यही सोचकर मैंने उन्हें अपने घर का पता दे दिया और शाम को घर आने के लिए बोला। जब यह बात आमिर को पता चली तो उसने ऐतराज जताते हुए कहा कि रुकैया, तुम और तुम्हारी अम्मी घर में अकेले रहते हो। तुम जवान हो और तुम्हारी अम्मी भी ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई हैं। ऐसे में तुम लोग एक जवान लड़के को अपने घर में किराएदार कैसे रख सकते हो, और वह भी तब जब तुम उस लड़के को बिल्कुल नहीं जानती हो। जब तक आमिर की बात मुझे समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रेहान सर हमारे घर आ चुके थे। मेरी अम्मी को रेहान सर का स्वभाव बहुत पसंद आया था। वह कभी ज्यादा बात नहीं करते थे, बस सीधे स्कूल जाते थे और वापस अपने कमरे में आ जाते थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी इमेज बना ली थी। उनके पास कुछ बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते थे और जब उन्हें पता चला कि मैं पैसों की वजह से अपनी ट्यूशन छोड़ चुकी हूं तो उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि आप रुकैया को भी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया करें। मैं उससे पैसे नहीं लूंगा, पर हाँ, सबके बाद भेजिएगा, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वह के बच्चे हैं और रुकैया को 12वीं के लिए ट्यूशन देनी होगी। आमिर को यह बात भी खटकी थी। वह चाहता ही नहीं था कि मैं रेहान सर के पास ट्यूशन पढ़ने जाऊं, और अगर उन्हें दया ही करनी है तो सबके सामने करें, पीछे से क्यों। वह बोला, देखो रुकैया, मुझे इसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। कल ही मैंने इसे कुछ आदमियों के साथ देखा था जो दिखने में गुंडे जैसे लग रहे थे। उन लोगों के साथ एक लड़की भी थी जो गाड़ी की पिछली सीट पर सो रही थी। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अब मुझे लगता है कि शायद वह लड़की बेहोश थी। मैंने आमिर से कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह लोग सर के मिलने वाले हो और जो लड़की गाड़ी में सो रही हो वह बीमार हो। आमिर अपनी जिद पर अड़ चुका था। वह बोला, तुम मानो या ना मानो, मैं इस आदमी के बारे में सब कुछ पता लगा कर रहूंगा। और फिर हम दोनों अपने अपने घर चले आए। कुछ वक्त तक सब सही चलता रहा। आमिर ने भी रेहान सर के बारे में बात करना बंद कर दिया था, पर मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि हफ्ते में 1-2 बार जब मैं ऊपर जाती थी तो सर मुझे एक किताब खोलकर पढ़ने के लिए देते थे। उस किताब को खोलने के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता था और मुझे बहुत देर बाद होश आता था। जब मुझे होश आता था तो मेरे सारे कपड़े इधर उधर होते थे और मेरे शरीर में एक अजीब किस्म का दर्द मालूम होता था। मेरे उठने के बाद सर मुझे एक गिलास जूस देते थे
और कहते थे कि शायद तुम अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देती हो, इसलिए तुम कमजोर होती जा रही हो। वह जूस पीने के बाद मैं अच्छा महसूस करने लगती थी। सर मुझसे कहते थे कि यह बात अपनी अम्मी से मत कहना, नहीं तो वह बेवजह परेशान हो जाएंगी। वैसे भी तुम्हारी अम्मी अभी बहुत मुसीबतों से गुजर रही हैं। तुम उनकी परेशानी और मत बढ़ाना। मैंने सर की बात मान के अपनी अम्मी को कुछ भी नहीं बताया था, पर अब मुझसे यह सब सहन नहीं हो पा रहा था। मुझे अपने स्कूल से ज्यादा सर के पास जाने की जल्दी रहती थी। मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, पर मुझे उसके बाद जो सुकून मिलता था मैं उसके लिए तड़पने लगी थी। अब आमिर को भी मुझ में अजीब बदलाव महसूस हो रहे थे। एक दिन तो उसने सीधे ही पूछ लिया, क्या हो गया है रुकैया? तुम अचानक से बहुत बदल गई हो, तुम्हारा मुझ पर ध्यान ही नहीं रहता है। क्या अब अपने नए सर को चाहने लगी हो? आमिर की बात मुझे लग गई थी, और अब मैंने भी सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए, अब मैं जानकर रहूंगी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मैं जानती थी कि मैं सर को प्यार तो नहीं करती, पर फिर मुझे वहां जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? कॉलेज खत्म होने के बाद मैं ट्यूशन के लिए गई, और आज तो किस्मत ने भी मेरा साथ दे दिया। सर ने मुझे बुक खोलने के लिए दी और हरी खुद पानी लेने चले गए। मैंने किताब खोलने का नाटक किया और सर के आने से पहले बेहोश हो गई। पानी लेने के बाद सर वापस आए और मुझे बेहोश पड़ा देखकर खुश हो गए। उसके बाद वह मुझे उठाकर अपने बेडरूम में ले गए और मुझे अपने बेड पर लिटा दिया। उन्होंने जैसे ही मेरे कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया, पीछे से एक आवाज आई, रुको, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि आमिर की थी, जो पुलिस के साथ खड़ा हुआ था। मौका पाकर मैं भी उठ खड़ी हुई और अपने कपड़े संभाल लिए। मैं भागकर आमिर के पीछे छिप गई। एक साथ सारे पुलिस वालों और मोहल्ले वालों को देखकर रेहान डर गया और खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाद में पुलिस वालों ने हमें बताया कि यह कोई रेहान नहीं है, बल्कि मुंबई का मशहूर जॉन है, जो बी ग्रेड की फिल्में बनाता है और लड़कियों की तस्करी करता है। यह हादसे हर शहर में एक नया नाम और नया रूप लेकर जाता है, कभी डॉक्टर बनकर, कभी टीचर बनकर, और फिर जरूरतमंद लोगों की भलाई करने के नाम पर उनकी बच्चियों को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाता है। यह उन बच्चियों को नशीली दवाइयां देकर बेहोश कर देता है और फिर उनके साथ गंदा काम करके उसकी फिल्म बनाकर बेचता है। और कभी कभी तो अच्छा ग्राहक मिलने पर पूरी की पूरी लड़की ही बेचकर भाग जाता है। यह हर शहर में एक नया क्राइम करता है और फिर वहां से भाग जाता है। इसने न जाने कितनी मासूमों की जिंदगी बर्बाद की है। मेरी अम्मी को जब रेहान की सच्चाई पता लगी तो वह रोने लग गई और बोली, अब मेरी बेटी से कौन निकाह करेगा? इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मी को रोते हुए देखकर आमिर आगे आया और मेरा हाथ थामकर अम्मी से बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी भी रुकैया को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। यह इन्हें कम देते ये एक हादसा है जो किसी के साथ भी हो सकता है। मेरी अम्मी ने आमिर से पूछा, बेटा तुम्हें कैसे पता चला कि रुकैया खतरे में है? आमिर बोला, आंटी मुझे इस आदमी पर बहुत पहले से शक था, और आज जब मैं रुकैया से मिलने स्कूल पहुंचा तो मैंने इसे उन्हें 3 लोगों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा दे देखा। यह कह रहा था कि मैं कैसे भी करके आज डिलीवरी कर दूंगा, और इसने इसी घर का एड्रेस भी दिया था। बस मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। इस हादसे को हुए 5 साल हो चुके हैं और मेरी और आमिर की शादी भी हो चुकी है। अब हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं।